नमस्कार दोस्तों। टीवी हमारी जिंदगी में कितना गहरा असर डाल सकती है और उस असर में आकर कोई भी इंसान किस हद तक गुनाह के दलदल में गहरा धंस सकता है, क्राइम की कहानी में आज का किस्सा इसी बात को उजागर करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने निर्भया कहानी के बारे में तो सुना ही होगा। उसमें एक 17 साल का नाबालिग लड़का भी था जो शायद इसीलिए बच गया क्योंकि वो नाबालिग था। उसे सिर्फ 3 साल की सजा दी गई, लिहाजा उस कानून की आड़ में वो बच भी गया। हालांकि कहा तो यहाँ तक गया था कि निर्भया पर सबसे ज्यादा जुल्म उसी ने ढाए थे, मगर नाबालिग होने की वजह से वो कानून की सख्त धाराओं में घिरने से बच गया और सिर्फ 3 साल की सजा ही दी जा सकी, और वो भी बाल सुधार गृह में रहने की। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसके लिए इतनी ही सजा मुकर्रर की थी। 3 साल के बाद वो आजाद भी हो गया। इस गुनाहगार के आजाद होने की सूरत में देश के कानून में बदलाव किया जाना जरूरी हो गया था। तब अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने एक गुनाहगार को उम्र कैद की सजा सुनाई। आज की कहानी जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। मध्य प्रदेश का एक शहर गुना शहर में ही 5 दोस्त रहते थे। सभी आसपास के मोहल्ले में रहने वाले थे। पांचों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। जात पात और अमीरी गरीबी से हटकर इन्हीं 5 दोस्तों में से एक था हेमंत ने अपने पिता से बाइक लेने की जिद कर ली थी, लिहाजा सिंचाई विभाग में मुलाजिम हेमंत के पिता ने बेटे की जिद मान ली और उसे सेकेंड हैंड बाइक लेने की इजाजत और पैसे दे दिए। 18 मई की रात हेमंत अपने एक दोस्त हनी दुबे के साथ 40,000 रुपए लेकर बाइक लेने के लिए निकला, लेकिन फिर लौटा नहीं। बेटे के घर वापस न लौटने पर हेमंत के पिता परेशान हो जाते हैं। पिता हेमंत की तलाश में निकलते हैं और सभी दोस्तों से पूछताछ करते हैं। दोस्त भी हेमंत के पिता को एक जैसा ही जवाब देते हैं कि वो तो बाइक लेकर रात में ही घर चला गया था। अब हेमंत के पिता को बेटे की फिक्र होती है, लेकिन हेमंत का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। तब हेमंत के पिता पुलिस के पास पहुंचकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखते हैं। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बाद उस पर गंभीरता नहीं दिखाई और मामले को टाल दिया। पुलिस की दलील यही थी कि नई उम्र का लड़का है, 40,000 जेब में है और नई बाइक भी ली है, हो सकता है कहीं घूमने चला गया हो। 19 मई को हेमंत के पिता के मोबाइल पर एक कॉल आती है। हैरानी की बात यह है कि ये कॉल हेमंत के मोबाइल से थी, लेकिन उस कॉल में फिरौती मांगी गई थी। फोन करने वाले ने हेमंत के पिता से कहा कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है, 50 लाख रुपए दे दो और बेटा सही सलामत घर ले जाओ। हेमंत के पिता ने फिरौती मांगने वाले से कहा कि वो पैसे हम दे देंगे, और इतना कहकर फोन बंद कर देते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन का रुख करते हैं। हेमंत के पिता की बात सुनकर पुलिस परेशान हो जाती है और समझ जाती है कि मामला किडनैपिंग का है, लिहाजा पुलिस नंबर को ट्रेस करती है तो उसे इंदौर की लोकेशन मिलती है। पुलिस की एक टीम इंदौर रवाना होती है। इधर पुलिस हेमंत के दोस्तों से पूछताछ शुरू करती है। 3 दोस्त तो पुलिस को मिल जाते हैं, लेकिन एक दोस्त नहीं मिल रहा था। उसका नाम था ऋतिक, लिहाजा पुलिस के शक के दायरे में ऋतिक आ जाता है। पुलिस को महसूस होता है कि हो ना हो ये कारस्तानी ऋतिक की हो सकती है। पुलिस 2 संभावनाओं पर काम करती है। पहली, ऋतिक इस कारस्तानी के पीछे हो सकता है, या फिर ऋतिक भी हेमंत के साथ गायब हुआ हो। पुलिस अपनी तफ्तीश में आगे बढ़ ही रही थी कि गुना के पास के जंगलों में पुलिस को एक जली हुई लाश मिलती है। उस लाश को किसी राहगीर ने देखा था, लिहाजा पुलिस को इत्तला देता है। पुलिस लाश की शिनाख्त करती है क्योंकि वो पूरी तरह से जली हुई नहीं थी। वो लाश ऋतिक की थी। ऋतिक की लाश मिलते ही पुलिस भी चौंक जाती है और गुना में हड़कंप मच जाता है। पुलिस इसलिए चौंकी थी क्योंकि जिस पर शक था उसी की लाश मिली थी। उधर हेमंत का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लिहाजा पुलिस एक बार फिर हेमंत के दोस्तों से पूछताछ करती है। पुलिस को बाकी बचे 3 दोस्त पर शक होने लगता है। हालांकि हेमंत के 3 दोस्त ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पुलिस को ऋतिक की लाश वाली जगह के पास ही एक फोन भी मिला था और वो फोन था हेमंत का। अब यहाँ पुलिस बुरी तरह से उलझ जाती है। कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ जाता है, लिहाजा पुलिस अपने रेडार पर हनी दुबे और लोकेश लोढ़ा को लेती है। पुलिस दोनों से पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन 20 मई को पुलिस के सामने एक और नई चीज आती है जो पुलिस को बुरी तरह से उलझा कर रख देती है, क्योंकि उस रोज पुलिस को लोकेश लोढ़ा की लाश मिलती है। ये लाश भी जंगल में ही मिलती है।
उसी तरह जली हुई हालत में, उसका भी गला रेंदा हुआ था। अब पुलिस को एक चीज मिल जाती है, कत्ल का तरीका एक जैसा और लाश को जलाकर फेंकने का तरीका दोनों एक जैसा था। लेकिन पुलिस इस बात से ज्यादा परेशान होती है कि जिस पर भी शक होता है उसकी लाश मिल जाती है। पुलिस मांजरा समझ नहीं पाती, क्योंकि 2 दिन में 2 दोस्तों की लाश मिली और तीसरा हेमंत का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उधर लगातार 2 दिन तक 2 लाश मिलने की घटना से गुना के लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। लोग पुलिस के खिलाफ गुस्सा निकालने लगे और हेमंत के घर वाले भी पुलिस पर दबाव बनाने लगे। अब पुलिस के लिए केस सुलझाना उनकी नाक का सवाल बन गया, लिहाजा पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। अब पुलिस के शक के दायरे में आते हैं 2 लोग। अब पुलिस हनी दुबे के साथ उस 5वें दोस्त से पूछताछ करती है। वो इन 5 दोस्तों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन वो जब पुलिस को अपने बारे में बताता है तो पुलिस की तफ्तीश में वो सब सही निकलता है, लिहाजा पुलिस उस पर शक नहीं करती। अब शक की सुई आकर टिक जाती है हनी दुबे पर। परेशानी की बात यह थी कि हनी सब में छोटा था और नाबालिग था। पुलिस हनी दुबे से बात करती है तो उसने फिर वही कहानी दोहराना शुरू कर दी जो उसने पहले दिन सुनाई थी। उलझन में फंसी पुलिस अचानक हनी दुबे की मां से पूछताछ करने लगती है। पुलिस ने हनी दुबे की मां का अतीत खंगालना शुरू किया। तब पुलिस को पता चलता है कि हनी दुबे की मां का बड़े और रसूखदार लोगों के साथ उठना बैठना है और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पुलिस को यह भी पता चला कि हेमंत का हनी दुबे का घर आना जाना लगा रहता था। इतना पता चलने पर पुलिस अब पूछताछ के दायरे में हनी दुबे और उसकी मां पूनम दुबे को ले आती है। दोनों पुलिस के सभी सवालों के जवाब देते रहते हैं। हेमंत की गुमशुदगी को लेकर नकारते रहते हैं, लेकिन तब पुलिस ने अपना असली रंग दिखाया और कड़ी तरीके से पूछताछ शुरू की। पुलिस के बदले तेवर को देखकर एक ही झटके में सब कुछ साफ हो गया। तब पुलिस के सामने आई एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर खुद पुलिस को भी यकीन नहीं हो पा रहा था। इन दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस एक बार फिर गुना के जंगलों का रुख करती है और तलाश शुरू करती है, तो उसे अलग अलग जगहों पर लाश के कुछ टुकड़े मिलते हैं। वो लाश भी जली हुई थी और गले पर कटे का निशान भी वैसा ही था जैसा बाकी 2 लाशों पर मिला था। वो लाश हेमंत की थी। अब पुलिस के सामने 3 दोस्तों की लाशें थी और इत्तेफाक से तीनों दोस्त ही नाबालिग थे। वो कहानी ऐसी थी जिसके कुछ पन्नों की इबारत के बारे में सिर्फ पूनम दुबे को ही पता था। पुलिस के सामने जो किस्सा आया वो बेहद सनसनीखेज था। असल में पूनम दुबे अपने पति से अलग अपने बेटे हनी दुबे के साथ रहती थी, लेकिन पूनम दुबे को पैसों की भूख थी और वो अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी। वो जिस मोहल्ले में रहती थी वहीं हेमंत भी रहता था। उसके पिता सिंचाई विभाग में अफसर थे और उनका रहन सहन काफी अच्छा था। तब पूनम ने हेमंत के घर वालों से दोस्ती करने का इरादा किया और अपने बेटे को हेमंत से दोस्ती करने को कहा। हनी ने मोहल्ले के नाते हेमंत से दोस्ती शुरू कर दी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। तब हेमंत ने अपने दूसरे दोस्तों के साथ हनी की दोस्ती करवा दी और धीरे धीरे सभी अच्छे दोस्त हो गए और इनकी मंडली तैयार हो गई। दोस्तों के बीच जब घर आना जाना शुरू हुआ तो पूनम दुबे ने हेमंत के साथ रिश्ते बनाने शुरू किए। इससे हेमंत का हनी दुबे के घर आना जाने का सिलसिला बढ़ गया। हेमंत का वक्त बेवक्त पर घर आना अब हनी दुबे को अखरने लगा। तब हनी को अपने दोस्त पर शक हुआ कि हेमंत और उसकी मां के बीच कोई रिश्ता कायम हो गया है। इसी बीच हेमंत को पूनम उकसाकर घर से पैसे और जेवर की चोरी करवाने लगी। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। इसी बीच 18 मई को हनी दुबे को पता चला कि हेमंत अपने पिता से 40,000 रुपए लेकर बाइक लेने जाने वाला है। हनी ने हेमंत से कहा कि वो भी साथ चलेगा। जब हनी और हेमंत पैसे लेकर बाइक से जा रहे थे तो रास्ते में हनी ने बाकी दोस्तों को बुला लिया और बियर पार्टी कर ली और उसी पार्टी के दौरान बियर की खाली बोतल से हेमंत के सिर पर वार किया और फिर उसका गला रेत दिया और फिर पेट्रोल डालकर हेमंत की लाश को जला दिया। हनी की इस करतूत के उसके 2 दोस्त चश्मदीद गवाह थे, लोकेश और ऋतिक। हेमंत का काम तमाम करने के बाद हनी घर गया और उसने ये किस्सा अपनी मां को बता दिया। तब पूनम ने हनी को इस गुनाह को और संगीन करने का रास्ता दिखाया और लाश को ढंग से जलाने और ठिकाने लगाने का तरीका बताया। इसके बाद पूनम एक साजिश रचती है। वो बाकी दोनों दोस्तों को अपना मुंह बंद रखने की हिदायत देती है और हेमंत के पिता से फिरौती वसूलने का प्लान बनाती है।
और वही ऋतिक को हेमंत का मोबाइल देती है और उसे इंदौर जाने को कहती है और वहीं से हेमंत के पिता को फोन करने को कहती है। फोन पर क्या कहना है और कैसे कहना है ये भी पूनम ही ऋतिक को बताती है। पूनम पूरी साजिश को टीवी पर आने वाले क्राइम सीरियल को देखकर ही उसी आइडिया से तैयार करती है। हेमंत के पिता को फोन करने के बाद ऋतिक वापस लौट आता है। इसी बीच दूसरा दोस्त लोकेश हनी से कहता है कि उसे फिरौती की रकम में से उसका हिस्सा अभी दो, क्योंकि उसे उन पर भरोसा नहीं था और पैसे न देने की सूरत में पुलिस में जाने की धमकी देता है। तब हनी और ऋतिक मिल जाते हैं और लोकेश को जंगल में ले जाते हैं। वहां शराब पिलाते हैं और फिर लोकेश की भी हत्या कर देते हैं। मां पूनम भी कुछ ही दूर पर मौजूद थी। उसी तरह जैसे हेमंत को मारा था, इसे भी मार देते हैं। लोकेश का काम तमाम करने के बाद और मां का इशारा पाते ही मौका देखकर हनी अपने दोस्त और इकलौते चश्मदीद ऋतिक को भी मार डालते हैं। इस तरह एक कत्ल को छुपाने के लिए वो लोग 2 और कत्ल कर देते हैं और वापस गुनाह लौट आते हैं। लेकिन पुलिस के शक के दायरे में होने की वजह से हनी पुलिस के सवालों से बच नहीं पाता। लेकिन जब पुलिस हनी के साथ साथ पूनम की कुंडली खंगालती है और सख्ती से दोनों से पूछताछ करती है तो सारी कहानी सामने आ जाती है। यानी जिस पर शक हुआ उसका कत्ल होता गया और पुलिस एक के बाद एक 3 लाश के चक्कर में उलझकर रह जाती है। पुलिस अब हनी दुबे को मुख्य आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लेती है और पूनम दुबे को साथी आरोपी बना लेती है। इसके बाद 5 साल तक ये मुकदमा चलता है। 5 साल मुकदमा चलने के बाद साल 2022 में नाबालिग होने के बावजूद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। हालांकि जुर्म के वक्त हनी दुबे नाबालिग था, लेकिन अदालत ने अपना फैसला सुनाते वक्त कहा कि जुर्म के वक्त जो कुछ उसने किया, अदालत उसकी सिर्फ उम्र नहीं देखेगी, बल्कि उसने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया, इस पर गौर करना ज्यादा जरूरी है। एक के बाद एक जिस तरह से हनी दुबे ने 3 कत्ल किए, ये गुनाह किसी भी लिहाज से बेहद गंभीर श्रेणी में आता है, लिहाजा उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। और इसी के साथ अदालत ने मां बेटे को उम्र कैद की सजा सुना दी। क्राइम की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।